नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क जरूर पहने ताकि कोरोना के खतरे से आप, आपका परिवार और ये देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हों, इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि आज हर भारतवासी का एक ही संकल्प है, कोरोना को हराना है और देश को बचाना है। और इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं नीतीश कुमार। आईएसआई की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की भर्ती की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आईएसआई ने आतंकी तैयब को आतंकियों की भर्ती का जिम्मा सौंपा है। आपको बता दें, आतंकी तैयब रावलपिंडी से साजिश कर रहा है और उसने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में नेटवर्क बनाया हुआ है। इतना ही नहीं, आतंकी तैयब फंडिंग और हथियारों की सप्लाई करने में भी जुटा हुआ है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी नीतीश कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीतीश, और क्या जानकारी? देखिए फराह, अभी जो खुफिया एजेंसियों के रडार पर है, सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है, ये इसको आतंक का नया चेहरा बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। इसका नाम फारूक तैयब है। ये दरअसल टारगेट सिलेक्शन, बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में फंडिंग, हथियारों की सप्लाई और जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में नौजवानों की भर्ती कर रहा है और इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुआ है। और इसने जम्मू कश्मीर के पुलवामा, पहलगाम, श्रीनगर, किश्तवाड़, डोडा, अनंतनाग जैसे इलाकों में अपना नेटवर्क बना लिया है। और पाकिस्तान की जो बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इसे कश्मीरी पहचान के साथ ऑपरेट करने की ताकीद भी दी है। इसका एक ऑडियो इंटरसेप्ट हुआ है जो खुफिया एजेंसियों ने किया है। उसमें यह साफ तौर से कह रहा है कि जम्मू से लेकर लद्दाख तक उसके साथी सक्रिय हैं और वो जब चाहे गुरिल्ला युद्ध कर सकता है। और एक और इंटरसेप्शन जो इसका हुआ है उसमें वो एक नेता की हत्या की बात कर रहा है, उसके लिए अपने साथी से हथियार मंगवा रहा है। 200 राउंड गोलियां और 2 पिस्टल की बात कर रहा है। जाहिर तौर से इसके मंसूबे बेहद खतरनाक हैं और ये खुफिया एजेंसियों के रडार पर है और इस पर लगातार नजर आ रही है। मैं बता दूं कि ये रावलपिंडी से ऑपरेट कर रहा है और इसका कहना है कि जो आईएसआई की नई पॉलिसी है उसके तहत कश्मीर में जो कमांडर्स होंगे किसी भी आतंकी तंजीम का, वो आतंक कश्मीरी ही होगा। तो जाहिर तौर से खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है और आतंकी तैयब रावलपिंडी से साजिश कर रहा है। यास तूफान ने पश्चिम बंगाल को बड़ा नुकसान पहुंचाया। तूफान का सबसे ज्यादा असर पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में हुआ, जहां तूफान का पानी शहर में दाखिल हो गया और पूरा शहर पानी में समाता हुआ दिखने लगा। सड़कों पर मौजूद कारें कागज की नाव की तरह बहती हुई दिखने लगी। सड़कों पर बह रहे पानी का स्तर कितना था, इसका अंदाजा आधी कारों को डूबा हुआ देखकर लगाया जा सकता है। मौसम विभाग ने पहले से दीघा में सबसे ज्यादा असर की आशंका जताई थी। विनाश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। यहाँ पर देखिए, समुद्र जो उफान पर है, समुद्र का पानी अंदर जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर घुसने लगा है। पूर्वी मिदनापुर के मन्नारमणि बीच के पास भी तस्वीरें हैरान करने वाली दिखी। समुद्र से निकला सैलाब सड़कों पर बहता हुआ दिखने लगा। एक होटल के कर्मचारी तो गेट पर ईंटों की दीवार बनाकर पानी को रोकने की कोशिश करते दिखाई दिए। पूर्वी मेदिनीपुर जिले में कई गांव भी पानी में समा गए। कई फीट तक पानी जमा होने के बाद हर इमारत टापू में बदल गई। ऐसे ही कुछ घरों में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और नाव में बैठाकर फंसे हुए लोगों को निकाला। दक्षिण 24 परगना में भी तूफान ने भारी तबाही मचाई। कई लोग अपने ही घरों में तूफान के बीच फंस गए। एनडीआरएफ की टीमों ने घर घर पहुंचकर फंसे हुए लोगों को निकाला। एक तस्वीर में दिखा कि एक घर में घुसने का रास्ता बंद हो गया तो दीवार पर चढ़कर बचाव कर्मियों ने लोगों को निकाला। पानी हो चुके एक गांव में तो रस्सी के सहारे लोगों को निकाला गया। और तूफान ने ऐसी ही तबाही उड़ीसा में भी बचाई। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान ने तट से टकराने से पहले ही कई जिलों में हाहाकार मचा दिया। तेज बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से कई जगहों से नुकसान की खबरें आई। और तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा के धामरा में हुआ। तेज बारिश तो हुई ही, तूफानी हवाएं समुद्र के पानी को भी शहर में ले आईं। खुले में खड़ी कई गाड़ियां तूफान का शिकार हो गईं। मोटरसाइकिलों के एक शोरूम की पहली मंजिल पर लगे कांच पूरी तरह टूट गए। खंभों के ऊपर लगे लैंप भी गिरकर टूट गए। सुरक्षा कर्मियों के बैठने के लिए बनाई गई चौकियां भी यहां वहां गिरी नजर आईं। धामरा में सड़कें, मैदान, पेड़, खंबे पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए। समुद्र से लगने वाले ओडिशा के 4 जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जिनमें बालेश्वर भी शामिल है।
बालेश्वर में कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ भी तूफान के सामने ढेर हो गए। गनीमत ये रही कि पेड़ों के पास बने घरों में रहने वाले लोग सुरक्षित रहे। हालांकि राहत और बचाव में लगी टीमों ने तूफान के दौरान ही टूटे हुए पेड़ों को काटकर रास्ते खोलने का काम शुरू कर दिया। तूफान के दौरान समुद्र से कई फीट ऊंची लहरें उठती दिखने लगी। ये टाइड अभी होटल के अंदर आ रहा है, जो 20 मीटर के दूर में रहता था, और ये होटल 15 फुट ऊपर है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सीमा पर उदयपुर में भी तूफान से भारी नुकसान हुआ। सड़क पर लगे पुलिस के भारी भरकम बैरिकेड यहाँ वहाँ पड़े नजर आए। टिन शेड और बल्लियों से बनी दुकानों का एक पूरा बाजार तबाह हो गया। इस बीच कोस्ट गार्ड ने दावा किया कि यास तूफान की वजह से समुद्र में किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि कोस्ट गार्ड ने बंगाल की खाड़ी में यास तूफान के कारण किसी भी तरह के नुकसान से इनकार किया और दावा किया कि इस बार कोस्ट गार्ड के 3 जहाज लगातार तूफान के पीछे पीछे चलते रहे, जिनका काम तूफान से होने वाले नुकसान का जायजा लेना और जरूरत पड़ने पर फौरन बचाव का अभियान शुरू करना था। यास तूफान मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक ही चलता रहा, इसलिए कोस्ट गार्ड की तैयारियां सटीक साबित हुई। कोस्ट गार्ड के मुताबिक तूफान से पहले ही 265 छोटी नावों और करीब 70 बड़े जहाजों को या तो सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया था या फिर उनकी तट पर वापसी करा दी गई। इसके अलावा तूफान के रूट पर मौजूद बड़े मालवाहक जहाजों को भी पहले से अलर्ट देकर दूर भेज दिया गया था। लेकिन तूफान का असर केवल बंगाल और ओडिशा में नहीं हुआ, बल्कि झारखंड के भी कई इलाकों में हुआ। बंगाल की खाड़ी से उठा ये तूफान ओडिशा में तट से टकराया। लेकिन तूफान की वजह से झारखंड के कई इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हुई। लोहरदगा में तो बारिश के साथ ओले भी गिरे। खतरे को देखते हुए वहां सभी अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया। विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है। तूफान का खौफ देवघर में भी दिखाई दिया। वहां हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ तैनात कर दी गई। लोगों को भी सावधान रहने और घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई। राजधानी रांची समेत कई दूसरे इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक रेलवे यार्ड में हुई फायरिंग में 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को मार गिराया। बताया गया कि वहां काम करने वाले कर्मचारी ने अपने ही आसपास मौजूद लोगों पर ये गोलियां बरसाई, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस घटना वाली जगह पर पहुंच गई और मोर्चा संभाल लिया। पुलिस के जवानों ने बिना वक्त गवाए उस रेलवे यार्ड और उसके आसपास की जगह को घेर लिया। इसके बाद कुछ पुलिस वाले आरोपी को पकड़ने के लिए रेलवे यार्ड के अंदर जाते दिखाई दिए। इस दौरान हेलीकॉप्टर से बनाए गए इस वीडियो में वहां काफी हलचल होती नजर आई। हमलावर ने आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया, अब तक इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया, जिसके बाद पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई। बिहार के जहानाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां नेशनल हाईवे पर एक 3 मंजिला मकान अचानक ढह गया। इस घटना की तस्वीरों को आसपास के कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें हादसे से पहले वहां थोड़ी चहल पहल दिखी। एक ट्रक भी उसी समय वहां से गुजरता दिखाई दिया, जिसके तुरंत बाद वो मकान ताश के पत्तों की तरह ढहकर जमीन पर आ गिरा। मकान के गिरते ही वहां धूल का गुबार छा गया। बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचा। इस घटना को देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। थोड़ी ही देर में वहां आसपास के कई लोग भी जुट गए। बाद में लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी। उत्तर प्रदेश के संभल से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 2 पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही वहां इस तरह के मामले थम नहीं रहे और एक हफ्ते के अंदर ये वहां ऐसी 7वीं घटना है। दोनों गुटों के बीच हुई इस हिंसक झड़प का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसमें दोनों तरफ से लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आए। सामने आए वीडियो में वो ईंट और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दिए। यही नहीं, इस विवाद के बीच वहां गोलियां चलने की आवाज भी सुनाई दी। इस दौरान कई लोग हाथों में डंडे पकड़े भी दिखाई दिए और एक दूसरे को ललकारते हुए भी सुने गए। काफी देर तक वहां ये बवाल होता रहा, जिसमें सड़क पर ईंट और पत्थरों का ढेर लग गया। इस खूनी झड़प में दोनों गुट के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान संगठनों ने काला दिवस बनाकर विरोध जताया।
दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान संगठनों के प्रदर्शन में तो कोरोना नियमों की जरा भी परवाह नहीं की गई। और राकेश टिकैत की अगुवाई में वहां सड़क पर जुटी भीड़ ने काफी देर तक हंगामा किया। काला दिवस मनाने के चक्कर में सभी लोग एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाना भी भूल गए। हंगामा कर रहे लोगों ने एक पुतला जलाकर कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ हल्की धक्का मुक्की भी हुई। इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। जब तक भारत सरकार वापसी नहीं लेगी कानून, यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा। किसान आंदोलन के केंद्र दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर गाजीपुर बॉर्डर की तरह हंगामा नहीं दिखा। वहां ज्यादातर प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे लगाकर विरोध जताया। किसानों का साफ साफ ये कहना है कि जितने भी किसान हैं वो इसी तरीके से अपने घरों के ऊपर काले झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। सिंघू बॉर्डर की तरह टीकरी बॉर्डर पर भी काले झंडों के जरिए किसान संगठनों ने अपनी नाराजगी जताई। पश्चिम एशिया के देश ओमान में वहां की सरकार के खिलाफ लोग एक बार फिर बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। वहां की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जिसके बाद उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उतरकर रोजगार की मांग करने लगे। सुहार शहर की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने काफी हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इसकी वजह से पूरे इलाके में धुआं छा गया। पुलिस की इस कार्रवाई से सड़कों पर उतरे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। पुलिस के एक्शन के बाद भी रास्तों पर उपद्रव मचा रहा और लोग शांत नहीं हुए और वहीं डटे रहे। दिल्ली में पहले ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हो गई। दिल्ली के द्वारका में मौजूद इस सेंटर में लोग गाड़ी में बैठकर ही कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे, जिसका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उद्घाटन किया। इस दौरान वहां कई लोग अपनी गाड़ियों के अंदर बैठकर ही कोरोना की वैक्सीन लगवाते नजर आए। इस दौरान पहले उनके दस्तावेजों की जांच की गई, इसके बाद उन्हें गाड़ी में ही टीका लगाया गया। आप अपनी गाड़ियों में, अपनी बाइक में आएंगे और आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाड़ी के अंदर ही आपको वैक्सीन लग जाएगी। टीका लगवाने के बाद लोगों को गाड़ी में ही आधे घंटे इंतजार करने की हिदायत दी गई। इस नई सुविधा से वहां पहुंचे लोग भी काफी खुश दिखे। इजी टू अप्रोच एंड सेफ ऑल्सो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल्द ही दिल्ली में ऐसे कई और ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर खोलने का ऐलान किया। इसी किस्म के ड्राइव थ्रू सेंटर और भी बहुत सारे शुरू होने वाले हैं। द्वारका के निजी अस्पताल में बनाए गए इस सेंटर में फिलहाल रोजाना 100 से 200 लोगों को टीका लगाया जा सकेगा, लेकिन यहाँ टीके की एक खुराक के लिए लोगों को 1600 रुपए चुकाने होंगे। महाराष्ट्र के ठाणे से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें पाबंदी के बावजूद बैलगाड़ी रेस का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। बाद में उन पर कार्रवाई की गई क्योंकि राज्य में बैलगाड़ी रेस पर पाबंदी है। बताया गया कि रेस 3 दिन पहले हुई थी, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोग खाली मैदान में पहुंचे और जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग बैलगाड़ी पर बैठकर रेस लगाते हुए दिखाई दिए और मैदान में जुटे दूसरे लोग इस रेस को दर्शक बनकर देखते रहे। बाद में जब इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इटली के सिसिली में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े और सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एतना में एक बार फिर विस्फोट हो गया। 3 महीने में यह 25वीं बार है जब इस ज्वालामुखी ने लावा उगला है। इसी साल 16 फरवरी को माउंट एतना में धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ था और उसके बाद से ज्वालामुखी ने लावे के फव्वारों की ऐसी झड़ी लगाई है जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। बीते 6 दिन में एतना ज्वालामुखी ने 4थी बार लावा उगला और ऐसा उगला कि उसके अंगारों की नारंगी रोशनी ने स्याह आसमान को रोशन कर दिया। रात के घुप अंधेरे में जब दूर पहाड़ों पर सब कुछ काला नजर आ रहा था, तब भी ज्वालामुखी पर होता विस्फोट मीलों दूर से ही दिख गया। विस्फोट भी कोई मामूली नहीं, बल्कि ऐसा विकराल कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं। सुलगते लावे के छींटे अंगारे बनकर ऐसा तांडव करते नजर आए कि उसके आगे ठोस लोहा भी पिघलकर टपक जाए। पहाड़ की ढलानों को तो खौलते लावे की धाराओं ने बुरी तरह झुलसा दिया। यूपी के बागपत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक चीनी मिल में गन्ने से लादा ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया। यह घटना तब हुई जब ट्रैक्टर की ट्रॉली से गन्ने को पेराई के लिए मशीन में डाला जा रहा था। तभी ट्रॉली समेत ट्रैक्टर उस मशीन के चेन पर गिरकर फंस गया। इसके तुरंत बाद वहां ट्रैक्टर को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई। इसके लिए वहां एक क्रेन मंगवाई गई और फिर सावधानी बरतते हुए उस ट्रैक्टर को रस्सी की मदद से
ऊपर उठाकर जमीन पर रख दिया गया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने जमीन पर पलटे उस ट्रैक्टर को हाथ लगाकर सीधा कर दिया। बताया गया कि इस हादसे की वजह से करीब 3 घंटे तक चीनी मिल में काम बंद रहा। इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों में एक बार फिर स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि इंटरनेशनल मैचों के लिए दर्शकों को स्टेडियम आने की मंजूरी दे दी गई। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 10 जून से एजबैस्टन में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए 18,000 दर्शकों को आने की इजाजत दी गई। हालांकि स्टेडियम में 16 साल से ज्यादा उम्र के दर्शकों को ही घुसने दिया जाएगा। उसके लिए भी उन्हें कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट भी 24 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में भी 4,000 दर्शक आ सकेंगे। ये मुकाबला इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में 18 से 22 जून के बीच खेला जाएगा। नए सीबीआई निदेशक ने कामकाज संभाल लिया। आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल ने सीबीआई निदेशक का पद संभाल लिया। सुबोध कुमार जायसवाल 2 साल तक सीबीआई निदेशक के पद पर रहेंगे। बिहार में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए एक खास अभियान की शुरुआत की गई। टीका एक्सप्रेस नाम के इस अभियान की कुछ तस्वीरें बेगूसराय जिले से सामने आईं, जहां डीएम अरविंद कुमार कई गाड़ियों को रवाना करते दिखाई दिए। बताया गया कि इन गाड़ियों के जरिए गांव-गांव घूमकर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। ऐसे लोगों को जो कि पीएचसी में नहीं आना चाह रहे हैं, उनको कवर करने के लिए 24 गाड़ियों के यहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लखीसराय से भी सामने आई, जहां जिले के डीएम संजय कुमार सिंह ने हर ब्लॉक के लिए एक टीकाकरण जागरूकता रथ को रवाना किया। इसके अलावा सहरसा जिले में भी 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को टीका लगाने की ये मुहिम चलाई गई। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में वैक्सीन सेंटर बनाया गया, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्टेडियम को 6 जोन में बांटा गया। आधे घंटे के अंदर मुझे वैक्सीनेशन मिल गई है और मैं बहुत खुश हूं यहाँ पे वैक्सीनेशन लगवाकर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से बातचीत में प्रियंका गांधी पर तीखा हमला बोला। कुछ दिन पहले कोरोना के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर यूपी सरकार को निशाने पर लिया था, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। जिन्हें भारत की परंपरा और संस्कृति और संस्कारों की जानकारी नहीं, केवल ट्वीट पर विश्वास करना है, उनसे इससे ज्यादा उम्मीद की भी नहीं जानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर कांग्रेस ने भी हमला बोला। जीते जी लोगों को उपचार नहीं मिला और मरने के बाद उनकी बेजुबान लाशें नदियों में तैर रही हैं, ये आपकी संस्कृति है। खबर है कि आईपीएल के बाकी मैचों के लिए स्टेडियम लगभग तय हो गए। ये मैच सितंबर में शारजा, दुबई और अबुधाबी में खेले जाएंगे। हालांकि अभी बीसीसीआई की तरफ से इसकी घोषणा नहीं हुई है। केरल के तिरुवनंतपुरम से मछुआरों को बचाने का एक वीडियो सामने आया। खराब मौसम की वजह से इन मछुआरों की नाव समंदर में डूब गई थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद कोस्ट गार्ड का जहाज वहां पहुंचा और बचाव अभियान शुरू किया गया। सामने आई तस्वीरों में जवान मछुआरों को रस्सी और रबर के ट्यूब की मदद से बचाते नजर आए। अंधेरा होने की वजह से बचाव अभियान में काफी मुश्किलें भी आई, लेकिन जवानों ने एक-एक कर 6 मछुआरों को सुरक्षित निकाल लिया। काफी वक्त से समंदर में फंसे होने की वजह से इनकी हालत खराब हो चुकी थी, जिसके बाद इन्हें जहाज पर ही फर्स्ट एड दी गई। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में उसके सुरक्षा बल के हाथों फिलिस्तीन के एक आदमी की मौत ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया। गाजा पट्टी में तो 5 दिन पहले युद्ध विराम हो गया, लेकिन दूसरे विवादित इलाकों में इजरायली और फिलिस्तीनी मरने मारने पर उतारू। और उसी कड़ी में इस बार फिलिस्तीन का शख्स इजराइल के अंडरकवर सैनिकों की गोलियों का शिकार हो गया, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच शांति की कोशिशें हवा हो गईं और पूरे इलाके में तनाव चरम पर नजर आया। मरने वाले को आखिरी विदाई देने के लिए सैकड़ों लोग अपने घरों से निकल आए। उनकी आंखों में आंसू भी थे और आवाज में सिसकियां भी, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके मन में सुलग रहे गुस्से के शोर ने मातम की हर चीत्कार को दबा दिया। बदले की आग में जल रहे लोगों ने जनाजे में जबरदस्त हवाई फायरिंग कर अपने इरादे भी जता दिए। आरोप है कि ये फिलिस्तीनी इजराइल की हिट लिस्ट में भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसे मार गिराया गया, जबकि इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि मरने वाला शख्स आतंकियों का साथी था। देश के कुछ शहरों में छूट के दौरान सब्जी मंडियों में उमड़ी भीड़ ने कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा दी। जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को राजस्थान में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, जबकि बिहार में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलने की इजाजत है।
लेकिन इस दौरान इन राज्यों के कुछ शहरों में लोगों ने खूब लापरवाही बरती। राजस्थान के सवाई माधोपुर इलाके की एक सब्जी मंडी में तो लोगों की भीड़ ने सारी हदें पार कर दी। कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर लोग सब्जियों की खरीदारी करते दिखाई दिए। इस मंडी में आए लोगों ने लॉकडाउन के सारे नियम कायदे भुला दिए। वहां सभी एक दूसरे के नजदीक खड़े दिखे। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को भी तार तार कर दिया। इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिना मास्क पहने ही सामान खरीदने पहुंच गए। कुछ ही देर में भीड़ इतनी बढ़ गई कि वहां की सड़क से गाड़ियों का गुजरना भी मुश्किल हो गया। इसी तरह के हालात पटना में भी दिखाई दिए, जहां की एक छोटी सी सब्जी मंडी में सुबह सुबह भीड़ जमा हो गई। इस भीड़ में कई ऐसे लोग दिखे जिनके मुंह पर मास्क तक नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक विमान ने समंदर किनारे इमरजेंसी लैंडिंग कर सबको हैरान कर दिया। बताया गया कि इस विमान का इंजन फेल हो गया था, जिसके बाद पायलट को आनन फानन में समंदर के किनारे ही उसे उतारने का फैसला लेना पड़ा। हालांकि इस दौरान किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई और विमान सही सलामत रेत पर लैंड कर गया। लैंडिंग के दौरान रेत पर ही दौड़ने की वजह से वहां प्लेन के पहिए के निशान भी साफ नजर आए। तो वहीं समंदर किनारे ऐसा अनोखा नजारा देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। बताया गया कि विमान में पायलट के साथ एक महिला और उसका 1 साल का बच्चा भी मौजूद था, लेकिन सभी को प्लेन से सुरक्षित उतार लिया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गंगा किनारे दफन शवों से राम नाम लिखी चादर हटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले की जांच के लिए जिला प्रशासन ने एक कमेटी बना दी। ये मामला एक वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ लोग गंगा किनारे दफन शवों पर ओढ़ाई गई चादर हटाते नजर आए। जो शख्स ये काम कर रहा था वो दफनाए गए शवों पर डाली गई चादरों को एक एक कर खींच रहा था और इन्हीं तस्वीरों के सामने आने के बाद राज्य की सियासत में खलबली मच गई। प्रियंका गांधी ने तो इस वीडियो को शेयर भी किया और राज्य सरकार से सवाल पूछा कि शवों से राम नाम लिखी चादर क्यों हटाई गई। यही नहीं, उन्होंने इसे मानवता का अपमान बताया। हालांकि राज्य सरकार विपक्ष की इन बातों को गलत ठहरा रही है। मुख्यमंत्री के दफ्तर की तरफ से भी इस मामले में एक ट्वीट किया गया, जिसमें एक अखबार का आर्टिकल शेयर करते हुए दावा किया गया कि 3 साल पहले जब कोरोना नहीं था तब भी गंगा किनारे की तस्वीरें ऐसी ही थीं। शवों से चादर हटाने का यह मामला प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट का बताया गया, जिसकी जांच के लिए प्रयागराज के डीएम भानुचंद्र गोस्वामी और डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने एक कमेटी बनाई और जिले के 2 अधिकारियों को जांच का जिम्मा सौंपा गया। ये दोनों अधिकारी एडीएम प्रशासन और गंगा पार के एसपी हैं, जो इस बात की जांच करेंगे कि गंगा किनारे दफनाए गए शवों से चादर किसने हटाई और इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी। जांच के बाद दोषी पाए गए लोगों पर कार्रवाई की सिफारिश भी कमेटी के दोनों सदस्य करेंगे। अफ्रीकी देश कोंगो में ज्वालामुखी फटने के बाद पानी की किल्लत पैदा हो गई है। बताया गया कि ज्वालामुखी फटने से हुए नुकसान की वजह से यहाँ के शहर गोमा में पानी की सप्लाई ठप हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोग रोजाना प्लास्टिक के कंटेनर के साथ पास की झील के चक्कर काटने पर मजबूर हो गए। बताया गया कि वहां बच्चों और महिलाओं को कई किलोमीटर चलकर झील तक जाना पड़ता है, क्योंकि जब से यहां ज्वालामुखी के फटने से तबाही मची है तब से इनके घरों में रोजमर्रा के इस्तेमाल वाला पानी नहीं आ रहा। ज्वालामुखी से बेहद करीब होने की वजह से गोमा पर उसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां अफ्रीकी मूल की 2 महिलाओं को एक कार ने कुचलने की कोशिश की। ये दोनों वहां अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक की मौत के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। तभी अचानक वहां खड़ी सफेद कार ने आगे बढ़ते हुए दोनों महिलाओं को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बिना ब्रेक लगाए ये कार वहां मौजूद दूसरे प्रदर्शनकारियों की तरफ बढ़ने लगी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस बीच कार को रोकने की कोशिश में एक प्रदर्शनकारी के हाथ से झंडा छूटकर सड़क पर गिर गया, लेकिन सबूत के लिए वो पूरी घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता रहा। कार चला रही महिला को हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। दुनिया भर के कई देशों में लोगों ने ब्लड मून और चंद्र ग्रहण एक साथ देखा। सुपर ब्लड मून के नाम से जाने जाने वाली ये घटना ऑस्ट्रेलिया समेत दक्षिण अमेरिका के कई देशों में सबसे साफ दिखाई दी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। ऑस्ट्रेलिया में चंद्रमा हल्का लाल रंग लिए हुए आसमान में चमकता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान उसका आकार भी सामान्य के मुकाबले काफी बड़ा नजर आया, लेकिन जल्द ही चंद्र ग्रहण का असर दिखना शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरा चंद्रमा गायब हो गया। कुछ ऐसा ही नजारा अमेरिका और चिली में भी देखा, जहां से चंद्र ग्रहण की साफ तस्वीरें सामने आई। इस दौरान करीब 15 मिनट तक चंद्रमा पूरी तरह ग्रहण में रहा।
हत्या के आरोप में गिरफ्तार पहलवान सुशील कुमार से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया, जिससे साफ होता है कि कुख्यात बदमाशों से सुशील कुमार के रिश्ते बरसों पुराने हैं, जिनमें दिल्ली और हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर काला जठेड़ी भी शामिल है। सामने आया वीडियो 2019 में हुई गैंगस्टर काला जठेड़ी के भाई की शादी का है। सोनीपत में हुई इस शादी में पहलवान सुशील कुमार भी पहुंचे थे। शादी में आए जठेड़ी के साथियों ने सुशील के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई थी। उस वक्त काला जठेड़ी जेल में था और शादी में शामिल होने के लिए पैरोल पर बाहर आया था। उसके साथ वीडियो में पुलिस वाले भी दिखे, लेकिन इसके बावजूद शादी में खुलेआम हथियार लहराए गए और हवाई फायरिंग भी की गई। हालांकि अब काला जठेड़ी को सुशील की जान का दुश्मन बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से प्रभावित दुनिया भर के देशों के हालात पर चिंता जताई। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आयोजित वैसाख ग्लोबल सेलिब्रेशन समारोह में उन्होंने ये बात साझा की। Pandemic has impacted every nation. The economic impact is huge as well. Our planet will not be the same after COVID-19. एक कंपनी के सीईओ को 360 सीटों वाले एक विमान में किसी राजा की तरह सफर करने का मौका मिला। News18.com की रिपोर्ट है कि एमिरेट्स एयरलाइंस के बोइंग 777 विमान से 40 साल के भावेश जावेरी नाम के इस आदमी ने मुंबई से दुबई तक अकेले सफर किया। दुबई में भावेश का ऑफिस है और इस सफर के लिए उन्होंने एक हफ्ते पहले टिकट बुक कराई थी, जिसकी कीमत 18,000 रुपए थी। इस 2.5 घंटे की फ्लाइट के लिए बोइंग विमान में करीब 8 लाख रुपए का ईंधन लगता है, जो कि एक टिकट की कीमत से कई गुना ज्यादा था। लेकिन 19 मई को इस विमान में क्रू मेंबर और भावेश जावेरी के सिवा कोई और यात्री नहीं था। भावेश के पास यूएई का गोल्डन वीजा भी है, जो कोरोना काल में दुबई जाने के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा ये तभी संभव है जब दुबई से विमान अच्छी संख्या में यात्रियों को लेकर मुंबई आए और उसे हर हाल में लौटना हो। यास तूफान के बावजूद ओडिशा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रुकी। ओडिशा में यास तूफान के खतरे के बावजूद ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रही। तेज हवाओं और बारिश के बीच अनुगुल जिले से अलग अलग शहरों के लिए 4 ऑक्सीजन टैंकर रवाना हुए। राजस्थान के गांवों में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए गहलोत सरकार ने खास अभियान की शुरुआत की। मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी नाम के इस अभियान के तहत राज्य के अलग अलग गांवों में जागरूकता फैलाने के साथ कोरोना मरीजों की मदद भी की जाएगी। सब लोग इसमें जन सहयोग करके कोरोना पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास करें। खबर है कि राजधानी जयपुर के आसपास करीब 200 गांवों में इस तरह की मुहिम पहले से चल रही है, जिसे देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया। हम गांव-गांव में घूम करके और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवा रहे हैं लोगों से, मास्क वगैरह लगा करके। गुजरात के 36 शहरों में कोरोना कर्फ्यू का समय 1 घंटा कम कर दिया गया। अब इन शहरों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मध्य प्रदेश के कटनी में एक प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई, जिससे करीब 60 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मुंबई के अंधेरी इलाके में क्राइम ब्रांच की एक टीम ने मिलावटी दूध बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग दूध की नामी कंपनियों की खाली थैलियों में मिलावटी दूध भरकर उसे बाजार में बेच देते थे। क्राइम ब्रांच ने कही है कि बड़ा गिरोह है जो इस तरह से मिलावटी दूध बनाता है और फिर उसकी बिक्री करता है। क्राइम ब्रांच ने छापेमारी के दौरान 294 लीटर नकली दूध भी बरामद किया। खबर है कि पकड़े गए बदमाश पिछले कई महीनों से ये काम कर रहे थे। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया गया और आगे की इन्वेस्टिगेशन वर्सोवा पुलिस स्टेशन कर रही है। हरिद्वार में 400 लोगों की अस्थियों का एक साथ गंगा में विसर्जन किया गया। कोरोना संकट में कई लोग शमशान घाट से अपने परिजनों की अस्थियां नहीं ले गए थे। ऐसे में दिल्ली के राजमाता झंडेवालान मंदिर के प्रमुख स्वामी राजेश्वरानंद ने ये पहल की। वो अब तक करीब 1000 लोगों की अस्थियों का गंगा में विसर्जन कर चुके हैं। 350 से 400 लोगों की अस्थियां सनातन धर्म की विधि के अनुसार हमने यहाँ पर विसर्जित की है। म्यांमार में सेना और पुलिस की बर्बरता फिर सामने आई। वहां सेना ने प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए, जिनमें मारे गए लोगों के शवों को घसीटते हुए दिखाया गया। म्यांमार में फरवरी में हुए तख्तापलट के बाद से कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यों में वैक्सीन बर्बादी पर सियासत शुरू हो गई है। झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने आरोप लगाया कि राज्य को बदनाम करने के लिए वैक्सीन बर्बादी का भ्रम फैलाया जा रहा है। अभी जो है एबव 45 और एबव 18 को यदि जोड़ लेंगे तो 6,52,000 ही हमारे पास जो है वैक्सीन बचे हैं। और दूसरी तरफ जो है भ्रामक प्रचार भी किया जा रहा है कि 37% जो है हमारा जो वेस्टेज है, जबकि हमारा वेस्टेज जो है 4.65% है।
और देश के दूसरे राज्यों से कहीं कम हमारा वेस्टेज है। मध्य प्रदेश में अनलॉक से पहले सरकार के मंत्री लोगों को जागरूक करने में जुट गए। अगर हालात काबू में रहे तो राज्य सरकार वहां 1 जून से धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू हटाने की शुरुआत कर सकती है। लेकिन अनलॉक का सिलसिला शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने राज्य में घर घर सरकार नाम की मुहिम की शुरुआत की, जिसके तहत मंत्रियों को लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मध्य प्रदेश में 1 जून से जो सरकार है कोरोना अनलॉक करने की तैयारी में है। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने इस बात का जिम्मा संभाला और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचाई कि रियायत पाने के लिए उन्हें नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सुनिश्चित करें कि इस महीने के अंत तक हमारे शहर को कोरोना मुक्त करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी थोड़ी ढील देने की तैयारी कर रही है। अब मध्य प्रदेश में हम सुचारू रूप से जीवन चले इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि किस शहर में कितनी छूट देनी है इसका फैसला 31 मई को हालात का मुआयना करने के बाद लिया जाएगा, जिसके लिए 5 कमेटियां बनाई गई हैं, जिनमें राज्य के अलग अलग